नमस्कार दोस्तों, मैं अपने तबीयत खराब, स्वास्थ्य खराब होने के इन क्षणों में अपने देश की आवाम से कुछ बात कहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है बचा। मैं चाहता हूँ कि अपने देशवासियों के मनों में जो भी खटास है, जो भी फांस की तरह चुभी हुई बात है, उन्हें कैसे दूर किया जाए। उन विसंगतियों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जो हमारे और आपके बीच में दीमक का काम कर रही है, जो भारत के खून के उबाल को कम कर रही है। हमारे आपसी रिश्तों में जो भरोसा है उसे तोड़ने का काम कर रही है। मैं जानता हूँ कि हम सब अपने देश के लिए जीने मरने वाले लोगों की संतानें हैं। हम सब अपने बुजुर्गों की दी हुई कुर्बानियों के नतीजे हैं, न किसी राजनीति के, न किसी हीरो के भाई भतीजे हैं। सच्चाई ये है कि हम सब इसी मिट्टी से उगी हुई वनस्पति हैं और हमारे जुबानों में बसी हुई सरस्वती है। हम सब अब भी उसी राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े होते हैं। हम सब उसी तिरंगे के आन बान में खड़े होते हैं। हमारी सरहदों की हिफाजत हमारी यही भावनाएं करती हैं। हमारे सरहदों की हिफाजत हमारी माँओं की कोख से जन्मी हुई औलादें करती हैं। हमारी सरहदों की निगहबान यही भावनाएं हैं, तो गोले नहीं, हमारी भावनाएं, हमारी सीमाएं बचाए हैं। साथियों, हमारे और आपके दरमियान किसी किस्म की विसंगति होनी नहीं चाहिए। ये देश हमारा है। ये देश एक घर है, एक परिवार है, और थोड़ा और बड़ा करें तो ये सारी सृष्टि, सारी पृथ्वी एक परिवार है, एक घर है, एक कुटुंब है, एक कुटिया है। और हमें यहाँ जीना सीखना पड़ेगा, सबको साथ लेके जीना पड़ेगा। कब तक हम एक दूसरे के लिए गड्ढे खोदते रहेंगे? एक दिन ये गड्ढे हमारे गिरने का कारण बनेंगे। हमें अपनी वास्तविक स्थिति का भान नहीं है। शायद इसलिए हम इस तरह की गलतियाँ किए जा रहे हैं। वरना एक वो वक्त था कि एक आवाज़ देता था तो हम सब दौड़ के चले जाते थे, बिना ये सोचे कि इससे हमारा घाटा होगा या फ़ायदा। ये वही देश है जो अपनी तमाम जिम्मेदारियों के होने के बावजूद सारे लोग देश के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके परम पूज्य महात्मा गांधी के पीछे चल पड़े थे। तब न देश की कोई रूपरेखा तैयार थी, न हमें कोई वादे मिले थे, न कोई कस्में थी, न संविधान की कोई धाराएं हमें पता थी। कुछ भी नहीं, हमें तो सिर्फ एक जुनून मिला था जिसमें देश का खून मिला था। और हम सब ने अपने खून को इस देश की मिट्टी में पानी की तरह बहाया है। हमारे जोश के सामने बरतानिया हुकूमत का कोई भी सिपाही नहीं टिक पाया है, और आगे भी किसी भी दुश्मन की औकात नहीं है कि वो हमारे देश के सामने खड़ा हो सके। हम वो अपाहिज लोग होंगे, तिनके भी उठा करके अगर हम पूरी शिद्दत से फेंकेंगे तो वो
परमाणु बम का काम करेंगे हमारे दुश्मनों के लिए। अगर हम सब एक होंगे तो हमारी एकता ही हमारी ताकत है। हमें हजारों मिसाइलें दे दी जाएंगी, उसके बावजूद भी हम टूट सकते हैं। रूस के हालात से हम कुछ सीख सकते हैं कि वो इतनी बड़ी हस्तियां कैसे जंगों में जीत नहीं पाती हैं, कैसे उन्हें अपनी परिस्थितियों का हल ढूंढना नहीं आता है और हर आदमी अपनी औकात पे लंगोटे घुमाता हुआ नज़र आता है। क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हो तुम अपनी समस्याओं के हल, जबकि इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा आने वाला कल। जागो और बताओ कि तुम्हें तुम्हारे हालात को पढ़ना आता है। तुम देखना जानते हो कि मेरी समस्याएं क्या हैं और उनके हल क्या हैं। मैं आपसे एक वक्त की बात का जिक्र करता हूँ जो मेरे सामने आई है। मेरी बीमारी से पहले मैंने जितनी समस्याएं कान में अपने सुनी हैं, देखी हैं, बताई हैं, तो उनके हल मैंने पड़े पड़े सोचा है कि आखिर ऐसा मेरे आसपास क्यों होता है। क्यों हमारे हिंदू भाई हमारी बात समझ नहीं पाते, क्यों मुस्लिम हिंदुओं की बात नहीं समझ पाते। तो मैंने एक बात देखी थी कि हमारे शहीद आजम भगत सिंह को फांसी हुई, और वो भी तब हुई जब महात्मा गांधी जैसा बैरिस्टर हमारे बीच में था और वो भी सत्य का आग्रह किए हुए बैठा था। क्या कारण था कि भगत सिंह को फांसी हो गई? मैं उस कारण के बारे में विचार किया और अंततः मैं उसकी तह में पहुंचा और मैं वो रिजल्ट आपके सामने खोल के रख देना चाहता हूं। क्यों ऐसा हुआ कि भगत सिंह को फांसी हुई और यहाँ गलत क्या हुआ? यहाँ गलत यह हुआ कि महात्मा गांधी जी सत्य का आग्रह कर रहे थे। यह कोई गलत बात नहीं है। सत्य का आग्रह तो बहुत अच्छी बात है, ईश्वर के साथ हैं आप। लेकिन ईश्वर यह भी कहता है कि ऐसा सत्य जो किसी के जीवन बचाने में सहायक नहीं हो, ऐसा सत्य जो जीवन किसी का बचा सकता हो, उस सत्य बोला जाए। ऐसा सत्य जो किसी का जीवन ले सकता हो, ऐसा सच बोलने से अच्छा है झूठ बोल दिया जाए। तो यहाँ सत्याग्रह झूठा हो गया। भगत सिंह का मकसद सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया को अपनी आवाज़ सुनाना था, जो वो अपनी आवाज़ सुनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने असेंबली में बम फोड़ा था। जितने भी लोग उनके साथ थे उन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी को चोट पहुंचाना नहीं, अपनी देश को अपनी आवाज़ सुनाना था, भारतीयों को एकजुट करके दिखाना था। उन्होंने अपना काम किया, लेकिन यह काम महात्मा गांधी जी चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना महात्मा का खिताब बचाए रखने के लिए झूठ बोलना सही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें लगा कि जिन लोगों के सामने मैंने सत्य का आग्रह किया है, यदि मैंने उसे झूठ बोलने की बात कही तो शायद वो लोग मेरे से विमुख हो जाएंगे। यह कारण था कि महात्मा गांधी के होते हुए भगत सिंह को फांसी हुई। हमने अपना देश का एक नौजवान 23 साल का युवा खो दिया। उसने कुछ बिगाड़ा तो नहीं था, उसने तो अपनी माँ के लिए जान दी थी। वो खून का उबाल था हमारे देश का। हमारे देश का खून का उबाल घटा नहीं है। अभी भी बच्चा बच्चा भगत सिंह बनने के लिए मोर्चों पर खड़ा है। कोई उसे डिगा नहीं सकता। हमारे देश की सीमाओं को आँख दिखाने वाला अपनी जान बचा नहीं सकता। हम इतनी शक्ति पे हैं अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कि हम ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे जो हमारे देश की सीमाओं की तरफ बुरी नज़र डालेंगे। एक भगत सिंह को बरतानिया हुकूमत ने फांसी चढ़ाई थी। हम अपने हर घर से भगत सिंह निकालेंगे। चढ़ाओ, कितने लोगों को तुम फांसियाँ चढ़ाओगे?
कभी 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 नाथूराम गोडसे की गोलियां उस सत्य का आग्रह पूरा न करवाने वाले की छाती में दब जाती हैं। सच और झूठ के बीच फंसी हुई हकीकत छटपटाकर मर जाती है। उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। भारत माता के आंखों से बहने वाला आंसू ऐसा है कि कोई पूछता ही नहीं। उसकी आंखें डबडबाई रह जाती हैं। भाई से भाई की बात दिल में भरी रह जाती है। हम सब एक दूसरे की भावनाओं, एक दूसरे के दुख से क्यों इत्तेफाक नहीं रखते? क्यों हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम एक दूसरे के दुख से दुखी हों, एक दूसरे की खुशी से खुशी हों? हमारी एक दूसरे की परेशानियों से हम इतने संवेदनहीन कैसे हो गए हैं? यही जानना चाहता था मैं। मेरे दिल में भरा हुआ है गुबार, वो निकलता ही नहीं है। मेरी बात सुनता तो हर कोई है, समझता क्यों नहीं है? यही सोचकर मैं अक्सर परेशान हो जाता हूँ। मेरी तबीयत तो ख़राब है, क्या पता कितने दिन मैं इस दुनिया में हूँ, मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब तक हूँ मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे बाद मैं जब तक हूँ तब भी और जब मैं न रहूँ तब भी आप लोग एक होकर के रहना। छोटी मोटी बातों को अपनी एकता अखंडता के बीच आने मत देना। इस देश को आपकी मोहब्बतों की ज़रूरत है। आप कंधे से कंधा मिला के साथ चलने की ज़रूरत है। अपने नामों का अपने बीच फ़र्क डालने मत दो। किसी का नाम उर्दू में है, किसी का नाम हिंदी में है, किसी का फ़ारसी में, तो किसी का अंग्रेज़ी, किसी का संस्कृत, किसी का भारतीय में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बात से हम सब भारतीय हैं। ये नमस्कार हमारी पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। तिरंगा हमारी पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। ये ज़मीन पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। ये आसमान पहचान है कि हम सब भारतीय हैं। इस ज़मीन के कंकड़ पत्थर गवाही दे रहे हैं कि यहाँ ये ज़मीन ज़मीन नहीं है। हमारी बुज़ुर्गों की रूहें लेटी हुई हैं, अपने बदन को खाक बना डाला है। और ये धरती धरती नहीं है। हमारे बुज़ुर्गों ने लेटकर अपनी गोद में हमें बिठाला है और हम अपने बुज़ुर्गों की गोद में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये देश हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं रजिस्ट्री के पेपर देख करके खुद को भारतीय नहीं कहता। मैं इसलिए कहता हूँ कि पिछली 10-15 पुश्तें, 10-15 तो एक अंदाज़ा है, लाखों पुश्तें होंगी। 10-15 पुश्तें तो मेरी इसी धरती पर लेटी होंगी। एक शख्स ने मुझसे कहा कि उस जो पाकिस्तान को कायदे आज़म बना था, क्या नाम था, जिन्ना ने पाकिस्तान क्यों पार्टीशन कराया? जिन्ना ने पाकिस्तान पार्टीशन कराया उस सोच को लेकर के, जिनको लगता था कि मुसलमानों के हितों की रक्षा सिर्फ़ और सिर्फ मुस्लिम लीग कर सकती है, इसलिए मुस्लिम लीग बनाई उसने। लेकिन वो ये भूल गया कि मुस्लिम लीग की वजह से भी भारत में मुसलमान नहीं रह रहे। ये जो शासन करने वाले मुसलमान थे, जो सत्ता ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिनसे सत्ता हथियाई थी, ये वो सोच वाले लोग थे जिन्हें सत्ता का में रहने का शौक़ था। और ये जो बचे हुए लोग हैं जो भारत में रहे हैं, इनका कहना था कि हम इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, इसी में फना होंगे। ये तो वो मज़दूर थे, ये मज़दूर थे, कोई सत्ता पक्ष में जीने वाले लोग नहीं थे। मजदूरी करने वाले लोग थे जो अपनी मिट्टी से लगाव महसूस कर रहे थे। वरना वो शासन करने वाले लोग, खा पी कर ऐश में रहने वाले लोग, उनको क्या फ़र्क पड़ता है मिट्टी क्या होती है? उनको तो अपने निस्वार्थ से मतलब था कि वो कैसे साधा जा सकता है, कैसे इस देश की मिट्टी में से हट कर के अपना नया सत्ता का पक्ष बनाया जा सकता है। उन्होंने अपना बना भी लिया, पार्टीशन करा भी दिया। इससे जो नुकसान हुआ वो बहुत भयंकर है। लेकिन एक दिन वो अपनी औकात में आएंगे और आपके कदमों में गिर करके और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और वो खुद इन सरहदों को अपने हाथों से गिराएंगे।
उस दिन आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप आकलन करो कि ऐसी वाहियात सोच के लोगों को क्या आप अपने साथ रखना चाहते हो। लेकिन हम उसको रखेंगे क्योंकि अगर हम आपस में लड़ने में अपनी ऊर्जा खर्च करते रहेंगे तो निश्चय ही कोई तीसरा हमारा फ़ायदा उठाएगा, हमें फिर गुलामी की जंजीरों की तरफ ले जाएगा। तो उनको उनकी औकात तो एक न एक दिन वक्त दिखा ही देगा, लेकिन हम सब एक रहें और उनसे अच्छा जी के बताएं, इस देश को इतनी तरक्की पे ले जाएं कि ये लोग हमारे सामने खड़े होने लायक न कर पाए। हमारे सामने खड़े होने की इनकी औकात नहीं है। चट्टी बनियान भी सालों का बाहर से आता है, ये हमारे सामने क्या खड़े होंगे। हिंदुस्तान की अजमत के सामने खड़े होने की किसी की औकात ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं ही सबसे अच्छा कहता हूँ, लेकिन किसी और की बात में वो बात ही नहीं है। जय हिंद।